नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 7वें सप्ताह के तीसरे दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं। इस सप्ताह के प्रथम दिन हम लोगों ने तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या लक्षण है, उस लक्षण पर विचार किया। उस लक्षण की ईश्वरीय प्रत्यक्ष में अव्याप्ति होने के कारण दूसरे लक्षण पर भी हम लोगों ने विचार किया। जो प्रथम लक्षण था प्रत्यक्ष ज्ञान का, वह था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो वहाँ जिज्ञासा होती है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति हेतु है, वह कितने प्रकार का है और किस इंद्रिय का किन अर्थों के साथ कैसा सन्निकर्ष होता है। तो इन जिज्ञासाओं की निवृत्ति के लिए आचार्य ने प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्च, इस प्रकार से हमें 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताएं, जिनसे हमें विषयों का प्रत्यक्ष होता है। तो उन सन्निकर्षों में से प्रथम जो सन्निकर्ष है संयोग सन्निकर्ष, उस संयोग सन्निकर्ष पर चर्चा हो चुकी है। संयोग सन्निकर्ष से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। आचार्य ने कहा है कि चक्षुषा द्रव्य प्रत्यक्षे संयोग सन्निकर्षः घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः। चक्षुरिंद्रिय से जब हम घट का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस घट के साथ चक्षुरिंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष होता है, जिस संयोग सन्निकर्ष के कारण उस घट का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रथम सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष है। द्वितीय, आज हम द्वितीय सन्निकर्ष अर्थात संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तृतीय अर्थात संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, चतुर्थ अर्थात समवाय सन्निकर्ष और पंचम सन्निकर्ष समवेत समवाय सन्निकर्ष, इन 5 सन्निकर्षों के विषय में चर्चा करते हुए विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष, जो हमारा 6वां सन्निकर्ष है, उस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे और उनके उदाहरणों को, विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष के उदाहरणों को अगले पाठ में हम देखेंगे। तो आइए आज के व्याख्यान का आरंभ हम द्वितीय सन्निकर्ष, जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, इसके साथ करते हैं। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष किनके मध्य में होता है, इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, अर्थात घट में जो रूप है, उस घट के रूप के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। जो प्रथम सन्निकर्ष है वह तो संयोग है। संयोग सन्निकर्ष तो द्रव्य के साथ होता है इंद्रियों का, किंतु उस द्रव्य के साथ जब इंद्रियां संयुक्त होती है तो उस द्रव्य में रहने वाले जो समवाय संबंध से जो पदार्थ उस द्रव्य में रहते हैं, उन पदार्थों का, प्रत्यक्ष योग्य पदार्थों का चक्षुरिंद्रिय से हमें प्रत्यक्ष जब होता है तो उस प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष को कारण माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चक्षुरिंद्रिय का यहाँ पर संयोग द्रव्य के साथ है, तो चक्षुष संयुक्त हुआ द्रव्य अर्थात घट, यहाँ पर चक्षुष संयुक्त घट है। उस घट में समवाय संबंध से गुण रहते हैं, अनेक गुण रहते हैं, रूप रहता है। उसी घट में समवाय संबंध से परिमाण भी रहता है। अनेक ऐसे गुण हैं जो चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, ऐसे भी गुण उस घट में विद्यमान हैं, जैसे गुरुत्व है।
अनेक ऐसे गुण हैं जो चक्षुरिंद्रिय से ही ग्राह्य हैं, जैसे रूप है, रूप केवल चक्षुरिंद्रिय से ही ग्राह्य होता है। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो प्रतिनियत ग्राह्य गुण हैं। गंध आदि जो घट में विद्यमान है वो चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते हैं, वह घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य होते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय के साथ उस गंध का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय से संयुक्त होगा घट, फिर घट में समवाय संबंध से विद्यमान जो गंध है उसका प्रत्यक्ष होगा। तो इस प्रकार से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से घट में रहने वाले गुणों का प्रत्यक्ष होता है, जो रूपादि गुण हैं। इसी प्रकार संख्या है, इस घट, यह एक घट है, इसमें एकत्व संख्या है, तो इस एकत्व संख्या का भी हमें प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से हो रहा है। उस प्रत्यक्ष के प्रति भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। घ्राणेन्द्रिय जो इंद्रिय है उससे केवल गंध का प्रत्यक्ष होता है, उससे द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्षुरिंद्रिय से एवं त्वगिंद्रिय से एवं मन से, इन तीनों इंद्रियों से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है। तो द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति तो संयोग सन्निकर्ष कारण है, किंतु द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं, जो कर्म है, समवाय संबंध से जो भी द्रव्य में प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ विद्यमान होता है, उनके प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। जैसे घटत्व, घट में रहने वाली जो जाति है घटत्व जाति, उसी घट में रहने वाली जो सत्ता जाति है उसका भी प्रत्यक्ष, और उसी घट में रहने वाली द्रव्यत्व जाति, अनेक धर्म उस घट में विद्यमान है समवाय संबंध से, इन सभी का प्रत्यक्ष, जो भी प्रत्यक्ष योग्य धर्म हैं इनमें से, उनका प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है। तो वही आचार्य ने कहा है, चक्षुष संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। चक्षुष से संयुक्त है घट, संयुक्त का मतलब संयोग का आश्रय, संयोग का अनियोगी। चक्षुरिंद्रिय से जब संयोग हो रहा है घट का, तो उस संयोग का प्रतियोगी है चक्षुरिंद्रिय और अनियोगी है घट। तो संयुक्त हम उसे कहते हैं जो संयोग का अनियोगी होता है। तो चक्षुष से संयुक्त जो, अर्थात चक्षु प्रतियोगी के संयोगानुयोगी जो घट है, उसमें समवाय संबंध से विद्यमान जो गुणादि हैं, उनके प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के बाद संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष का क्रम आता है। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से किनका प्रत्यक्ष होता है? तो जैसा कि हम क्रम से देखते आ रहे हैं, संयोग सन्निकर्ष से घट का प्रत्यक्ष होगा, फिर उस घट में जो विद्यमान है समवाय संबंध से उन धर्मों का, उन प्रॉपर्टीज़ का समवाय संबंध से जो विद्यमान है उसमें, उनका संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है। फिर उसके उसमें रहने वाले जो धर्म हैं, अर्थात घट में रूप है और उस रूप में रहने वाले समवाय संबंध से जो धर्म हैं, उन सभी धर्मों का प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से होता है। इसी विषय को आचार्य कह रहे हैं, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः। रूपत्व सामान्य के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो रूपत्व सामान्य, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे घट में जो गुण है, मान लीजिए कोई एक गुण, रूप को हम यहाँ मान ले, रूप एक गुण हुआ, तो उस गुण में रूपत्व है। उस गुण में, अथवा शुक्ल गुण को मानेंगे तो उसमें शुक्लत्व है, या गुण में गुणत्व जाति भी विद्यमान है, गुण में सत्ता जाति भी विद्यमान है। तो ये जो तृतीय स्तर पर जो पदार्थ विद्यमान है, जैसे कि हम भवनों में देखते हैं 3 मंजिला भवनें, तो आप उसी तरह से यहाँ पर कल्पना करिए कि द्रव्य ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। तो इस प्रकार से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसको मानिए तो द्रव्य के स्थान पर घट है, घट फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में विद्यमान है। फर्स्ट फ्लोर में रहने वाली जो चीज़ें हैं वो सब हैं कर्म, गुण, ये सब समवाय संबंध से घट के ऊपर रहते हैं, घट में रहते हैं।
और सेकंड फ्लोर में जो विद्यमान है, जैसे कर्म में जो विद्यमान जातियां हैं, सत्ता है, कर्मत्व है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, कर्म में विद्यमान है, समवाय संबंध से कर्म में ये सब विद्यमान है। तो जो सेकंड फ्लोर या द्वितीय सौध में विद्यमान जो धर्म होते हैं, उन धर्मों, समवाय संबंध से विद्यमान जो धर्म होते हैं, उन धर्मों के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त, समवेत, समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर चक्षुष से संयुक्त है घट, इस घट में समवाय संबंध से विद्यमान है कर्म, उस कर्म में समवाय संबंध से विद्यमान है सत्ता, उस कर्म में समवाय संबंध से विद्यमान है कर्मत्व, उस कर्म में समवाय संबंध से उत्क्षेपणत्व आदि भी विद्यमान है। तो इस कर्मत्व के प्रत्यक्ष के प्रति, इस उत्क्षेपणत्व के प्रत्यक्ष के प्रति, इस सत्ता के प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुष समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ गुण के विषय में, जैसा कि आचार्य ने रूपत्व के प्रत्यक्ष के प्रति कहा है, तो चक्षुष संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत है गुण, और उस गुण में रूपत्व समवाय संबंध से विद्यमान है। अतः संयुक्त, समवेत, समवाय सन्निकर्ष इस रूपत्व का इस चक्षुर इंद्रिय के साथ है। डायरेक्ट साक्षात चक्षुर इंद्रिय का रूपत्व के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, द्रव्य के द्वारा ही वह द्रव्य के बाद फिर जो सेकंड फ्लोर में जो विद्यमान है, उस द्रव्य में रहने वाले जो धर्म है समवाय संबंध, उनके साथ सन्निकर्ष, फिर उसके बाद फिर उसमें रहने वाले धर्म के साथ सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार से रूपत्व के प्रत्यक्ष के प्रति, रूपत्व सामान्य के प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुष संयुक्त संवेत सन्निकर्ष कारण होता है। इसी विषय को आचार्य स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं कि चक्षुष संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात, अर्थात चक्षुष से संयुक्त जो घट है, उस घट में रूप समवेत है। समवेत का अर्थ होता है समवाय संबंध से विद्यमान, समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता आश्रय, अर्थात जो समवाय संबंध से विद्यमान होता है उसे समवेत कहते हैं। जैसे घट में रूप समवाय संबंध से विद्यमान है, इसलिए उस रूप को हम समवेत कहेंगे, घट समवेतम रूपम। और उस रूप में समवेत है रूपत्व, उस रूप में समवेत है गुणत्व, उस रूप में समवेत है सत्ता। तो इन सभी का समवाय रूप में है। अतः चक्षुष संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत हुआ रूप, उसमें समवेत हुआ रूपत्व, तो उस रूपत्व के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो इस प्रकार से तृतीय सन्निकर्ष के विषय में चर्चा हुई। इसके बाद जो चतुर्थ सन्निकर्ष है वह है समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष के विषय में आचार्य कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, अर्थात जो श्रोत्रेंद्रिय है, जो आकाश रूप जो श्रोत्रेंद्रिय है, उस श्रोत्रेंद्रिय से हमें जो शब्द का, जो ध्वनि का साक्षात्कार होता है, ध्वनि का प्रत्यक्ष होता है, श्रावण प्रत्यक्ष, उस श्रावण प्रत्यक्ष के प्रति समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। केवल समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। क्यों? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है, यह बात पहले बताई जा चुकी है, और शब्द आकाश का गुण है, यह बात भी बताई जा चुकी है। और गुण और गुणी इन दोनों में समवाय संबंध होने के कारण शब्द आकाश में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो उस शब्द के साथ आकाश रूप जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका समवाय सन्निकर्ष जब होता है, तब उस शब्द का हमें श्रावण प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। तो वही बात आचार्य ने कही है कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनो समवायात्, अर्थात कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसी को शास्त्र में श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। जो कर्ण शष्कुली है हमारी, उन कर्ण शष्कुली के अंदर एक स्पेस है, एक आकाश देश है, उसी स्पेस में वायु के माध्यम से शब्द पहुंचता है और वह शब्द
उसका उस आकाश के साथ समवाय सन्निकर्ष होने के कारण उस शब्द का प्रत्यक्ष हमको होता है, श्रावण प्रत्यक्ष वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसीलिए समवाय सन्निकर्षः कारणम। तो यहाँ पर आप जैसे कि मूल ग्रंथ में लिखा है कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। कर्ण विवरवर्ती आकाश श्रोत्र है, शब्द से आकाश गुणत्वात्, और शब्द आकाश का गुण है, और गुण गुणिनो समवायात, और गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, अर्थात शब्द और आकाश में समवाय संबंध होता है। तो समवाय संबंध से आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, ये सभी ध्वनियाँ यहाँ श्रोत्रेंद्रिय तक पहुँचती है। जो श्रोता होता है उस श्रोता के श्रोत्रेंद्रिय तक ये सभी शब्द पहुँचते हैं, और यहाँ पर जो श्रोत्रेंद्रिय विद्यमान है वह भी आकाश रूप ही है। उस आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय में वो ध्वनि जब पहुँचती है तो उस शब्द के साथ उस इंद्रिय का समवाय सन्निकर्ष उस समय होने के कारण उस शब्द का हमें प्रत्यक्ष, श्रोताओं को प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से शब्द के प्रत्यक्ष के प्रति, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष के प्रति समवाय सन्निकर्ष चतुर्थ सन्निकर्ष कारण होता है। समवाय सन्निकर्ष के बाद सन्निकर्षों के क्रम में पांचवें सन्निकर्ष के रूप में समवेत समवाय सन्निकर्ष आता है। तो समवेत समवाय सन्निकर्ष किसके प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है? तो आचार्य कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षः। अर्थात उस शब्द में रहने वाली जो जाति है, शब्दत्व है, कत्व, खत्व इत्यादि जो जातियां हैं उस शब्द में रहने वाली, उन जातियों के प्रत्यक्ष के प्रति समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। जैसे श्रोत्र में शब्द समवाय संबंध से विद्यमान होता है, उसी तरह शब्द में शब्दत्व जाति भी समवाय संबंध से विद्यमान होती है। उसी तरह शब्दों में जैसे क, ख इत्यादि जो वर्ण रूप जो शब्द हैं उनमें कत्व, खत्व इत्यादि जातियां विद्यमान होती है। भेरी शब्द जो है, जैसे किसी वाद्य यंत्र का शब्द है, तो उस सभी शब्दों में उनकी जातियां विद्यमान होती है। इसीलिए सभी शब्दों की हम पहचान अलग अलग करते हैं। क को क के रूप में ही पहचानते हैं, ख के रूप में नहीं पहचानते। मृदंग की ध्वनि को तबले की ध्वनि के रूप में नहीं पहचानते हैं, तबले की ध्वनि को तबले की ही ध्वनि के रूप में हम पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा धर्म है जो समवाय संबंध से विद्यमान है, जिसे हम जाति कहते हैं, वह केवल तबले की ध्वनि में ही विद्यमान है अथवा मृदंग की ध्वनि में ही विद्यमान है। इसलिए उनका भी हमें प्रत्यक्ष होता है, तभी हम उन ध्वनियों को पहचान पाते हैं कि यह मृदंग की ध्वनि है अथवा यह तबले की ध्वनि है, अथवा ये क है कि ख है कि ग है। तो इस प्रकार अनेक ध्वनियाँ हैं, अनेक ध्वनियों में विद्यमान जो जातियाँ हैं, उन जातियों के प्रत्यक्ष के प्रति समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ वक्ता के द्वारा जिन जिन शब्दों को कहा जा रहा है उन शब्दों में रहने वाली जो जातियाँ हैं, कत्व जाति, क में रहने वाली कत्व जाति, उसी तरह ख में रहने वाली जाति है खत्व जाति, उसी तरह शब्दत्व जाति इन दोनों में रहने वाली जाति है। क में भी शब्दत्व जाति है, ख में भी शब्दत्व जाति है। तो ये सभी जातियों का जो प्रत्यक्ष है वह श्रोत्रेंद्रिय से कैसे होता है? तो श्रोत्र में समवेत होता है ये ककार, ये क श्रोत्र में समवेत होता है और उसमें समवाय संबंध से कत्व जाति विद्यमान है। उसी क में समवाय संबंध से शब्दत्व जाति विद्यमान है। तो इस प्रकार से उन जातियों का प्रत्यक्ष हमें समवेत समवाय सन्निकर्ष से होता है। श्रोत्रेंद्रिय में समवेत है शब्द, उस शब्द में समवाय संबंध से जो रहने वाला शब्दत्व है, उस शब्दत्व का साक्षात्कार हमें समवेत समवाय सन्निकर्ष से होता है। तो इस प्रकार से षड्विध सन्निकर्षों में 5 सन्निकर्षों का निरूपण यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा जो अंतिम सन्निकर्ष है वह है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। यह एक विलक्षण सन्निकर्ष, एक अलग प्रकार का सन्निकर्ष है, बाकी सन्निकर्षों की तरह नहीं है। इस सन्निकर्ष से हमें किसका प्रत्यक्ष होता है?
तो इस सन्निकर्ष से हमें अभाव का प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार भाव पदार्थों का हमें प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार अभावों का भी प्रत्यक्ष हमें इंद्रियों से ही होता है। कोई घट जो लाल रंग का है, उस घट में पीले रंग का अभाव, पीत रूप का अभाव भी हमें उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, जिस इंद्रिय से हम उस घट में लाल रंग को देख रहे हैं, अर्थात रक्त रूप को देख रहे हैं। तो जिस प्रकार भावों का ग्रहण हमको इंद्रियों से होता है, उसी प्रकार अभावों का भी ग्रहण हमको इंद्रियों से होता है। तो इन अभावों के प्रत्यक्ष के प्रति जो जिस सन्निकर्ष को कारण माना जाता है, उस सन्निकर्ष को न्याय दर्शन में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहते हैं। यद्यपि अन्य दर्शनों में, जैसे कि मीमांसा दर्शन में, अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति सन्निकर्ष इंद्रियों का सन्निकर्ष कारण नहीं होता, ऐसा स्वीकार किया गया है। उनके यहाँ उनका यह सिद्धांत है कि अभावों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है, अपितु अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति एक अलग ही अनुपलब्धि नाम के प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। इंद्रियों का अभावों के साथ सन्निकर्ष संभव नहीं होने के कारण अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, किंतु यह मीमांसा का सिद्धांत हो सकता है। किंतु न्याय दर्शन में एवं वैशेषिक दर्शन में अभावों के साथ भी इंद्रियों के सन्निकर्ष का निरूपण किया गया है, और वह सन्निकर्ष है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष का अर्थ दो प्रकार से होता है। यहाँ पर जो विशेषण विशेष्य ये दो शब्द आए हैं, उसके बाद भाव शब्द जो जुड़ा है, उस भाव शब्द का विशेषण शब्द के और विशेष्य शब्द दोनों शब्दों के साथ उसको जोड़ना है। तो विशेषण विशेष्य भाव का मतलब है विशेषण भाव और विशेष्य भाव, अर्थात विशेषणता और विशेष्यता। तो विशेषण विशेष्य भाव वस्तुतः दो सन्निकर्ष है, एक है विशेषणता सन्निकर्ष और एक है विशेष्यता सन्निकर्ष। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि यह विशेषणता सन्निकर्ष और विशेष्यता सन्निकर्ष भी 5-5 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी सन्निकर्षों का हमने निरूपण किया है क्रम से, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, इन सन्निकर्षों से हमें इंद्रियों के द्वारा किसी द्रव्य का अथवा किसी गुण का अथवा उन गुणों में रहने वाली जातियों का, द्रव्य में रहने वाली जातियों का, इनका हमें प्रत्यक्ष होता है, भाव पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। किंतु अब उस द्रव्य में रहने वाले जो अभाव हैं, उस गुण में रहने वाले जो अभाव हैं, या उन गुणों में रहने वाले जो जातियां हैं, उन जातियों में रहने वाले जो अभाव हैं, उन अभावों का प्रत्यक्ष भी हमको उसी क्रम से, क्योंकि हमें जब सीढ़ियाँ चढ़नी, तीसरे फ्लोर में जाना है या दूसरे फ्लोर में जाना है, तो हम डायरेक्ट तो दूसरे फ्लोर में जा नहीं सकते, हम उस सीढ़ियों से, ग्राउंड फ्लोर से होते हुए ही सीढ़ियों के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर में, फिर सेकंड फ्लोर में पहुंचेंगे। तो वो सब जो सन्निकर्ष पहले बताए गए हैं, उन सभी सन्निकर्षों को हम विशेषणता के साथ जोड़ करके और विशेष्यता के साथ जोड़ करके 5-5 प्रकार के सन्निकर्ष और हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। संयुक्त विशेषणता एक हुआ, दूसरा संयुक्त समवेत विशेषणता, तीसरा संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, फिर समवेत विशेषणता, पुनः पांचवा जो है वह समवेत समवेत विशेषणता है। और उसी प्रकार संयुक्त विशेष्यता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता, समवेत विशेष्यता और समवेत समवेत विशेष्यता। अर्थात ये जो पूर्व में कहे गए जो 5 सन्निकर्ष हैं, उन 5 सन्निकर्षों से हम उन मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। जैसे संयोग सन्निकर्ष से हम ग्राउंड फ्लोर अर्थात द्रव्य में पहुंच जाएंगे। अब द्रव्य में जो अभाव विद्यमान है, उस अभाव का प्रत्यक्ष हमें 2 प्रकार के सन्निकर्षों से हो सकता है, एक संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष और संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष। उसी तरह द्रव्य के बाद जब हम गुण में पहुंचते हैं,
गुण तक हम पहुँचने के लिए हमें संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से ही इंद्रिय गुण तक पहुँचेगी। तो अब उस गुण में, अब गुण में रहने वाले जो अभाव हैं, उस गुण में रहने वाले जो अभाव है उनका प्रत्यक्ष हमें संयुक्त समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत विशेष्यता संबंध से होता है। उसी प्रकार अब गुण के बाद गुण में जो रहने वाले जो गुणत्व आदि हैं उन तक जब हमको पहुंचना है, इंद्रियों को जब पहुंचना है, तो उसके लिए वही संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से इंद्रियों का वहाँ संयोग होगा, सन्निकर्ष होगा। फिर उसके बाद उसमें रहने वाले, उस गुणत्व में अथवा रूपत्व आदि में रहने वाले जो अभाव हैं उन अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष कारण होता है। उसी प्रकार शब्द में, शब्द के प्रत्यक्ष के प्रति समवाय सन्निकर्ष कारण है। अब शब्द में जो अभाव विद्यमान है, जैसे क यह शब्द है, उस क में खत्व का अभाव विद्यमान है, तो उस अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति समवेत विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्रेंद्रिय में समवेत होगा शब्द, उसमें विशेषणता अभाव की विशेषणता है, अतः समवेत विशेषणता संबंध से अथवा समवेत विशेष्यता संबंध से अभाव का, शब्द में रहने वाले अभाव का हमें प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार शब्दत्व में रहने वाला जो अभाव है उसके प्रत्यक्ष के प्रति समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष अथवा समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष, इन सन्निकर्षों से शब्दत्व में रहने वाले अभावों का हमें प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इस सन्निकर्ष से द्रव्य में रहने वाले गुण, कर्म आदि में रहने वाले गुणत्व आदि में रहने वाले, शब्द में रहने वाले एवं शब्दत्व में रहने वाले, जाति में रहने वाले, शब्द में रहने वाली जो जाति है शब्दत्व, उसमें रहने वाले अभाव का ग्रहण होता है। पूर्व में कहे गए 5 प्रकार के सन्निकर्षों से भाव पदार्थ का ही प्रत्यक्ष होता है। पूर्व में कहे गए सन्निकर्षों में विशेषणता और विशेष्यता को जोड़ना है। जोड़ देंगे तो कुल हमारे पास 10 सन्निकर्ष हमको प्राप्त होंगे। संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, समवेत विशेषणता, समवेत समवेत विशेषणता, संयुक्त विशेष्यता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता, समवेत विशेष्यता और समवेत समवेत विशेष्यता। तो इन 10 सन्निकर्षों का निरूपण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान की समाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।